तो वी आर रिवाइजिंग लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया, कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने अपनी एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमंस की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके आसपास सारी चीज़ें लेबल करना सीख लिया। हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि बकल कैविटी में क्या हो रहा है, ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, स्टमक में क्या हो रहा है, कौन सी सेल्स क्या चीज़ रिलीज़ कर रही है, चीफ सेल ने क्या करना है, हाँ जो आपकी पेराइटल सेल्स है उन्होंने क्या करना है, फिर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या फंक्शंस हैं, या फिर जो एंजाइम रिलीज़ हो रहे हैं, मतलब कि जो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनको हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं, पेप्सिन, उनके क्या फंक्शन है, हाँ चर्निंग मूवमेंट क्या होता है, फिर स्टमक से पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है, वहाँ से निकल करके जब काइम आएगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह के जूसेस से उसका सामना होगा, एमल्सिफिकेशन क्या होता है, बाइल जूस के फंक्शन क्या क्या होते हैं, गॉल ब्लैडर क्या होता है, बाइल जूस लिवर से रिलीज़ होता है तो गॉल ब्लैडर में कैसे आता है, गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे आता है, पैनक्रियाज में कौन से जूसेस, जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं उनमें उसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, फिर वो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके फंक्शंस क्या हैं, बाइल के फंक्शन अलग, इसके फंक्शन अलग, पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स, तीनों एंजाइम्स के नाम आपको पता होने चाहिए, पैनक्रियाटिक, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, तीनों के फंक्शंस, फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रेस्पेक्टिवली, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर विल्लाय हैं। विल्लाय क्या बोलते हैं अपन, विल्लाय क्या चीज़ होती है, हमने कहा था कि स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which are richly supplied with the dense network of blood capillaries। तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होगा, जो काम की चीज़ें हैं वो सब ब्लड में चली जाएंगी, एंड फ्रॉम ब्लड दे आर assimilated to, assimilation is the process by which distribution of digested food takes place with the help of blood उसको लेकर के सब जगह जाएगा, सब दूर सेल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं जिनको हम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बोलते हैं, वहाँ पर जो टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है उस टिश्यू फ्लूइड में उसको रिलीज़ कर देते हैं ना। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया, मोर और लेस हमको बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हमारा है उसमें बेसिकली हम एक बात ये ध्यान रखें कि दो चीज़ें रहेंगी जिन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब ब्रॉडली रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, वन इज रेस्पिरेशन इटसेल्फ विच इज़ अ केमिकल रिएक्शन, एंड द अदर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम विच एक्चुअली इज एसोसिएटेड विद एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओनली। तो जो हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो अलग पढ़ना है और रेस्पिरेशन अलग पढ़ना है, और इसे लेकर के किसी को भी अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हम एक बार इसको पढ़ चुके हैं, अभी रिवाइज कर रहे हैं, तो इस बात को ठीक से समझो कि हमारा एक मैकेनिज्म है जिसमें नोस्ट्रिल्स के पीछे नेजोफेरिंग्स, उसके पीछे ट्रैकिया, हाँ ट्रैकिया यहाँ पे दो ब्रांचेस निकल गई, हाँ ब्रोंकाई, एक ब्रोंकासिया एक ब्रोंकासिया, अंदर दो लंग्स हैं, यहाँ पे दो लंग्स जो है उनके अंदर ब्रांचेस निकल गई, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो ये ब्रोंकियोल्स सब जा करके और स्मॉल पाउचेस इनसाइड द लंग्स ओपन होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक्स। ये सारा जो सिस्टम है ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी इनहेलेशन एक्सेलेशन, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन inside the alveoli with the help of blood capillaries, again dense network of blood capillaries, exchange of gases takes place. Carbon dioxide inside the blood comes out into the alveolar sacs, and oxygen from the lungs or the alveolar sacs enters into the blood. तो ये exchange of gases जब हो जाता है, थोड़ा सा डिटेल हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, जब ये हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड आउट along with the other air which is filled inside the lungs, and
Oxygen which has entered into the blood now is taken away to the heart, and from heart it is distributed throughout the body. थ्रूआउट द बॉडी भी कहाँ पर, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, वहाँ पर बाय डिफ्यूजन इट एंटर्स इनटू द ऑक्सीजन एंड टेक्स प्लेस इन अनदर रिएक्शन, दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन नोन एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं उसमें जो हो रहा है दैट इज़ नॉट रेस्पिरेशन, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम बारी बारी से दोनों बात करेंगे, पहले ब्रीदिंग मैकेनिज्म और उससे जुड़ी हुई सारी बातें, इनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब बातें। तो एक तो इनका स्ट्रक्चर आपको देख लेना है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें लेबलिंग आपको ठीक से पता होनी चाहिए, आपसे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। नेसल पैसेज, ट्रैकिया, हाँ ये यहाँ पे बगल कैविटी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नेसल पैसेज, यहाँ से एयर गया फेरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स इज़ अ कॉमन प्लेस फॉर बोथ माउथ बकल कैविटी, मतलब यहाँ से जो फूड जाता है बकल कैविटी से वो भी फेरिंग्स में होके जाता है। तो फेरिंग्स का वो वाला सेक्शन जिसमें फूड जाता है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। बकल कैविटी से जुड़ा हुआ फेरिंग्स का पोर्शन इज ओरोफेरिंग्स, एंड नोस्ट्रल से, इनसे जुड़ा हुआ एयर के लिए जो पैसेज है वो नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स ये उसके फेरिंग्स के ही पार्ट हैं। इसके जस्ट पीछे लेरिंग्स है जिसको हम वोकल कॉर्ड भी बोल सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया इज़ द विंड पाइप, और विंड पाइप के थ्रू होकर के ही एयर जाएगी इनसाइड द लंग्स। ट्रैकिया। अब नेसल पैसेज से बात करें तो नेसल पैसेज में क्या है, हेयर्स एंड म्यूकस, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फिल्ट्रेशन का काम कर रही है। नंबर 1, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो हेवी पार्टिकल्स हैं विच आर सस्पेंडेड इन एयर, वो इनहेल्ड एयर के साथ में हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ना घुस जाए, उसके लिए यहाँ पर हेयर्स है और म्यूकस है। म्यूकस इन सबको अपने साथ में स्टिक कर लेता है, और हेयर्स भी फिल्टर का काम करते हैं। उसके अलावा म्यूकस का एक और फंक्शन है कि ये एयर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है थ्रू आउट द एयर। बाय द टाइम एयर रीचेज द एल्वियोलाई फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, its temperature becomes equal to our body temperature. Before that, it can be hotter or colder as compared to the body temperature. बहुत ठंड पड़ रही है तो बाहर बहुत ठंडी हवा ही होगी, आप इनहेल करोगे तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर उसका होना ज़रूरी है फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर ऐसा नहीं हो पाया, टेम्परेचर उसका कम ही रहा, तो हो सकता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली नहीं हो पाए, ठीक है। और ज़्यादा जब गर्मी होती है तब भी ऐसा ही होता है, हाँ, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्म हवा अंदर आती है, ये उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है म्यूकस यहाँ पे जो होता है। उसके अलावा भी हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो बहुत लंबा है, इतना लंबा रास्ता पार करके उसको अल्टीमेटली एल्वियोलर सैक्स तक जाना पड़ता है एयर को, तो वहाँ तक जाते जाते डिफरेंट लॉन्ग पासेज में जाते जाते वो अपनी हीट लूज़ करते करते कंपेरेटिवली ठंडा हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो दिस इज़ एसेंशियल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये बात ध्यान रखें। तो नोस्ट्रिल्स का आपको आइडिया लग गया क्या है। नेजोफेरिंग्स, इसके बाद दैट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। देन लेरिंग्स, इट इज़ एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया इज़ द विंड पाइप मेड अप ऑफ कार्टिलेज। पूछते हैं कार्टिलेज का क्या फ़ायदा, तो ये दो फायदे इसके हैं। एक तो ये नेक मूवमेंट अलाउ करता है, फ्लेक्सिबल है। कार्टिलेज हमने पढ़ा था 9th क्लास में टिश्यू में कि कार्टिलेज ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी मैट्रिक्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, हाँ, हाइलिन मैट्रिक्स आपको अगर याद हो, तो वो फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होने की वजह से ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये फ्लेक्सिबल रहती है। इसको ये हार्ड ऐसा नहीं है जैसा बोन होता है, मतलब उतना रिजिड नहीं है जैसा बोन है। बोन कैन नॉट बी बेंड, ये बेंड हो जाती हैं। तो इनके रिंग्स की वजह से हम आसानी से एक तो अपनी नेक मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसकी लिमिटेड रिजिडिटी तो है ही, तो ये वैसा नहीं है जैसा कोई और पाइप होता है, जैसे कि आपका फूड पाइप था तो ईसोफेगस जो है उसमें कोई बोन नहीं होती, वो केवल मस्कुलर है।
तो अगर उसके अंदर वैक्यूम हो जाए या उसके अंदर ईसोफेगस की बात मैं कर रहा हूँ, ईसोफेगस के अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाए तो उसको बाहर से एयर दबा देगी और वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी पिचक जाएगा। या ऐसा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो इमीडिएटली हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वाकई ऐसा हो जाए कभी, नॉर्मली तो ऐसा होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, तो हम पानी पी लेंगे, वो खुल जाएगा, पानी के पीछे पीछे कुछ हवा भी चली जाएगी। ऐसा कभी हो जाए तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ट्रैकिया में अगर ऐसा हो जाए कि हमारी सारी हवाई बाहर निकल जाए कभी, हाँ, कभी ऐसा हो जाए कि ये कोलैप्स होने की कंडीशन आ जाए, अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो भी जाए, हालांकि होता नहीं है, लेकिन मान लो हो भी जाए, तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं ये दे आर रिजिड इनफ टू विथस्टैंड सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। ये कोलैप्स नहीं होती वैसे जैसे कि सॉफ्ट पाइप कोई, मस्कुलर पाइप कोई हो सकता है। तो ये इसका एक फ़ायदा, दो फायदे हो गए इसके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के। एक तो नेक मूवमेंट अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, और दूसरा है कोलैप्स नहीं होता अगर इनसाइड लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाए तो। फिर ये लंग्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर होता है। एयर जो है वो ऑब्वियसली सब चीज़ें लेकर के आई है। एयर इज़ अ मिक्सचर, तो उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और बाकी सारी गैसेस भी हैं, सब चीज़ें हैं। जो जो चीज़ें फिल्टर नहीं हो पाती वो सब अंदर पहुंच जाती हैं। तो अंदर लंग्स में जो एल्वियोलर सैक्स या एल्वियोलाई हैं, उस एल्वियोलाई का इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हम सिंगल एल्वियोलर सैक देखें तो ऐसा होता है। और हमने जो वीडियो देखा था डिटेल में, उसमें तो हमने बहुत ही अच्छा उसकी क्रॉस सेक्शन भी देखी थी, तो आप उसको दोबारा देख लो अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो। यहाँ पर एल्वियोलाई में एयर जा रही है एंड इनसाइड एल्वियोलाई देयर इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। उन ब्लड कैपिलरीज में ब्लड आ रहा है हार्ट से और जा भी रहा है हार्ट में। कैसे? हार्ट का सिस्टम याद करो कि हार्ट में राइट हैंड साइड पर जो वीना कावा आकर के जुड़ती है राइट एट्रियम में दो तरफ से, हाँ, एक तो लोअर साइड से एक अपर साइड से। इसी वजह से हम उसको दो नाम देते हैं, इन्फीरियर एंड सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर मतलब ऊपर से, इन्फीरियर मतलब नीचे से। इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है और राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट यानी राइट एट्रियम में जाकर के छोड़ देती है। फिर जो राइट एट्रियम होता है वहाँ से वो लेफ्ट एट्रियम में जाती है। लेफ्ट एट्रियम से इट इज़ पुश्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी is the only artery which carry deoxygenated blood. तो pulmonary artery carries the blood to the lungs. lungs में जो blood आया है वो pulmonary heart से आया है, pulmonary artery के थ्रू आया है। हाँ, pulmonary artery की दो ब्रांचेज हो जाती हैं क्योंकि lungs दो हैं, वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाके दोनों lungs को ब्लड सप्लाई करती है। और फिर जब ये ब्लड इन एल्वियोलर सैक्स में, एल्वियोलाई में आता है तो यहाँ पर under tremendous pressure carbon dioxide diffused out into the alveoli. At the same time, from the inhaled air, जो एयर हमने इनहेल करी है, उस इनहेल्ड एयर में जो ऑक्सीजन है that is taken up by the hemoglobin molecules which are inside the red blood cells of blood. तो ब्लड के RBC में, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है which is a respiratory pigment which takes the oxygen. It has affinity for oxygen. तो ये ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है, उसको होल्ड कर लेता है और फिर उसको लेकर के इस तरह के हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। एंड नाउ वी कॉल दिस ब्लड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ अनदर वेन दैट इज नोन एज पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वर्ड जहाँ भी आ जाए समझ जाओ कि लंग्स की बात हो रही है. पल्मोनरी वेन्स आर द वेन्स विच इज़ द ओनली वेन. पल्मोनरी वेन जो है दैट इज़ द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगी, लेफ्ट एट्रियम में आएगी. लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व के थ्रू होकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, जो कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा थिक वॉल वाला चैम्बर ऑफ द हार्ट है, जो ब्लड को पुश कर देगा इनटू अयोटा, दैट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी. एंड दैट अयोटा विच गेट्स ब्रांच्ड इनटू वेरियस आर्टरीज. ये आर्टरीज सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं. तो इस ब्लड के साथ ऑक्सीजन गया है, हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन गया है, विच इज़ रिलीज देयर between the cells into the tissue fluid by simple diffusion
और फिर वो सेल्स में भी ऐसे ही एंटर कर जाता है। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की हम बात करते हैं। ये बात जो हमने करी अभी अभी, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस की थी, ये एल्वियोलाई में हुआ। अब एल्वियोलाई में जो लेफ्ट ओवर कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी है, और पहले से जो एयर आई थी उसमें से जितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई वो ऑक्सीजन सारी की सारी चली जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो थोड़ी बच भी जाएगी, फिर हम एक्सहेल कर देंगे उसको। एक्सहेल कर देंगे तो वो बाहर निकल जाएगी। अब ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन की मैकेनिज्म पढ़ने के लिए हमें क्या क्या बात करनी चाहिए? एक तो डायफ्राम, यहाँ जो हमको नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्शन जो है ये डायफ्राम है। हाँ, उसके अलावा यहाँ पे ये रिब्स दिखती हैं। रिब्स आर द बोन्स एंड अंडर दिस रिब केज टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स, हार्ट एंड लंग्स आर सिचुएटेड, दे आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द बोन्स। ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। हाँ, बोन्स का ये केज है विच इज़ नोन एज रिब केज। तो जो रिब्स हैं they are bony, they are rigid and they can withstand any push from outside, any type of collision from outside। किसी भी तरह की आपको चोट लगेगी तो ये उसको टॉलरेट कर सकता है। ये इसलिए बोन का बना होना ज़रूरी है, रिब्स का बोनी होना ज़रूरी है। हाँ, बीच में एक सेंट्रल बोन होती है यहाँ पे जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, चेस्ट बोन है हमारी, उससे ये सब जुड़े हुए हैं और इस तरह से एक पूरा केज बना देते हैं। तो रिब्स का मूवमेंट, डायफ्राम का मूवमेंट, ये दोनों लंग्स के अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं, या तो हाई प्रेशर या लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर एक्सहेलेशन और इनहेलेशन ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड। तो देखें कि ये डायफ्राम की सिचुएशन अगर ऐसी है, ये पूरा डोम शेप्ड हो जाता है, ये पूरा ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। डायफ्राम इज पुश्ड अपवर्ड्स, रिब्स गो इनवर्ड्स, रिब्स अंदर की तरफ आ जाती है। जो स्टर्नम है वो भी डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ चली जाती है, ऐसे ऐसे। तो ये तीनों बातें जब होती हैं तो हाई प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द लंग्स, और जो एयर इनमें भरी हुई है अभी, जिसमें एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब रिमूव फ्रॉम द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड है, और इनहेल्ड एयर में से माइनस ऑक्सीजन करने के बाद जो रेजिडुअल ऑक्सीजन है वो सब इसके अंदर है। तो जब इसमें हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो सारी एयर प्रेशर से हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया आउटसाइड द बॉडी निकल जाती है। दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, एयर को बाहर निकालना। और दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पे कहते हैं कि ये एयर को जब अंदर आना है तो डायफ्राम नीचे आएगा, डायफ्राम विल गो डाउन एंड बिकम्स फ्लैट, रिब्स विल गो, पहले इनवर्ड गया था अभी आउटवर्ड गया, बाहर आ गया। हाँ, स्टर्नम जो पहले डाउनवर्ड गया था वो अभी स्लाइटली अप हो जाएगा। तो लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड, वॉल्यूम बढ़ जाएगा इनसाइड, और लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड इनसाइड द लंग्स। तो एयर एंटर्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया लाइक दैट। रास्ते में नोस्ट्रल्स जो होंगे वो उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ हैं, एनी हेवी इम्प्योरिटीज, साइजेबल इम्प्योरिटीज, दैट इज filtered out by the hairs and mucus inside the nasal passage only. The temperature is also regulated, and then this air comes and distributes to all the alveolar sacs where exchange of gases will take place. तो ये लगातार होते जाने वाली प्रोसेस है। दिस इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, एंड दिस इज़ नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज़ जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज़ नोन एज ब्रीदिंग। तो ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात है, रेस्पिरेशन कुछ और है, लेकिन इस सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। हाँ, क्योंकि हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यही रेस्पिरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस विच विल टेक प्लेस इनसाइड द सेल। उसके बारे में बात करने से पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात कर लें। जैसे कि हमने एक वर्ड यूज़ किया था, आपको याद होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो बेसिकली वो एयर है जो इवन आफ्टर एक्सेलेशन, जब
एयर बाहर निकल जाती है, इवन आफ्टर एक्सेलेशन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर इज फिल्ड इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हाँ, एक्सेलेशन के बाद भी थोड़ा बहुत बचा रह जाता है एयर इनसाइड दिस, तो हम इसको कहते हैं कि ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम के दो फायदे हैं। एक तो ये कि इट नेवर अलाउज द पोर्शन ऑफ द लंग्स टू गेट कोलैप्स, स्पेसिफिकली वो पोर्शन ऑफ द लंग्स, वो पोर्शन ऑफ द सिस्टम विच डज नॉट हैव एनी कार्टिलेजिनस रिंग्स। ट्रैकिया में तो है, लेकिन उसके अंदर जो लंग्स हैं वो तो स्पॉन्जी हैं, उनमें तो नहीं है। तो लंग्स को हमेशा एक मिनिमम साइज में फुला करके रखना, इन्फ्लेटेड रखना, सो दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस इजीली। अगर लंग्स एकदम ऐसे श्रिंक हो जाएं सारी एयर निकल जाने की वजह से, तो फिर वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी प्रॉब्लम होने लग जाएगी। इनफैक्ट ब्लड के एंटर करने में ही प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो इसका मतलब एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम का काम हो गया कि टू कीप द लंग्स इन्फ्लेटेड। नंबर 2, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेजिडुअल वॉल्यूम का, दैट इज टू इंश्योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंटिन्यूसली। अगर एल्वियोलर सैक्स में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर होगा तो उसमें सम परसेंट ऑफ ऑक्सीजन ज़रूर होगा, और ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जिस समय इनहेल्ड एयर अभी नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन तो वहाँ पे रहता ही है। तो जब एक्सेलेशन के दौरान जब एयर सारी बाहर निकल जाती है, उस समय जो ब्लड आएगा लंग्स में उसको ऑक्सीजन देने का काम करेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि एक्सेलेशन जब होगा उस समय ब्लड अंदर आए ही नहीं, तो वो तभी आए जब इनहेलेशन हो। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा था किसी ने मुझसे। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपके भी दिमाग में बात आई है, कि हार्ट और लंग्स के फंक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लंग्स में एयर आई है या नहीं आई है उससे कोई मतलब नहीं। हार्ट तो अपना पंपिंग का काम लगातार चालू रखेगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता रहेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता रहेगा लंग्स से। अगर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा तो उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में वो गया था। कार्बन डाइऑक्साइड तो हालांकि निकल ही जाएगी, लेकिन बाकी और गैसेस अगर नहीं भी आई तो भी ब्लड तो अपने हिसाब से सर्कुलेट करेगा, अगर हार्ट ठीक काम कर रहा है तो। ठीक है, आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम मसल्स। हम थोड़ी देर के लिए सांस रोक सकते हैं, है ना। कई लोग करते हैं इस तरह का खेल कि कितनी देर सांस रोक सकते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो सांस रोक सकना मतलब कि अपना कुछ मसल्स का यूज़ करके हम थोड़ी देर के लिए इनहेल करना बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए एक्सेल ना करें, चलता है। जो लोग योगा वगैरह करते हैं वो लोग तो रेगुलरली करते ही रहते हैं, सब उनको अच्छे से पता होगा। तो जब आप सांस रोक लेते हो तो अगर हार्ट का फंक्शन उससे एसोसिएटेड होता तो हार्ट भी रुक जाता, बट यू कांट एक्चुअली डू दैट। आप हार्ट और लंग्स का जो मैकेनिज़्म, जो ब्रीदिंग मैकेनिज़्म है, उसको उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल आपका हो सकता है, हार्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो हार्ट तो अपना काम करता रहेगा। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं हुआ तो ब्लड लंग्स में आएगा और उसके बाद बिना ऑक्सीजन लिए चला भी जाएगा, है ना। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो इस वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम काम की चीज़ होती है। तो रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात आएगी तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात आएगी तो मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात आएगी, है ना। एक्सचेंज ऑफ कि क्या हुआ, लो प्रेशर एरिया कैसे क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर एरिया कैसे क्रिएट हुआ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, नॉट रेस्पिरेशन। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है रादर, दैट एक्चुअली परफॉर्म्स ब्रीदिंग। ठीक है, इनहेलेशन एक्सेलेशन आर द टू पार्ट्स ऑफ ब्रीदिंग। इनहेलेशन में एयर अंदर आती है
और एक्सेलेशन में एयर बाहर जाती है। जो एयर अंदर आती है उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, अराउंड 20 to 21%, और जो एक्सेल्ड एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज इसलिए कम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो गई है, वो हीमोग्लोबिन ने पकड़ लिया है। ठीक है, तो ये हो गई बात। दूसरी चीज़ है रेस्पिरेशन, जिसको हम अब प्रिकॉशनरी सेलुलर रेस्पिरेशन बोल दें, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि रेस्पिरेशन वर्ड हमने ऊपर भी लिखा हुआ है। हाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन नाम से ठीक ठीक पता चलता है हमको कि ये इनसाइड द सेल होने वाला है, सेल के अंदर होने वाला कोई प्रोसेस है। दिस इज एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन इन विच द ग्लूकोज C6H12O6 is oxidized or reacts with oxygen। ये मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूँ, मतलब समराइज्ड इक्वेशन है ये। एक्चुअली क्या होता है वो हम अभी बात करेंगे। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो इसमें ATP 38 बनते हैं टोटल। What are ATP? I hope you understand. ATP is adenosine triphosphate. This is the energy currency of the cell, जिसको यूज़ करती है सेल टू रिडीम फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यहाँ से पूरा करती है। और सिंगल ATP, एक ATP में 30.5 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी होता है। ठीक है, 30.5 किलो, किलो मतलब 1000, यानी 30.5 into 1000 जूल पर मोल, इतना एनर्जी एक ATP देता है। और बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 38 ATPs आर फॉर्म्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, किन स्टेप्स में होता है, पहले वो देख लें, फिर उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट देख करके ऑल द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे। तो पहली बात हम कर रहे हैं कि इनसाइड द सेल, अगर ये हमारी सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, इसमें बाकी सेल ऑर्गेनल भी बहुत सारे हैं जो मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। और हमें क्लैरिटी ये रहे कि ऑक्सीजन जो थी वो बाहर से अंदर आई है। ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर आई है। जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म हमने देखी उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में गया, वो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके साथ गई थी वो तो रिलीज़ हो गई और ऑक्सीजन उसने होल्ड कर लिया, यानी अपने साथ में अटैच कर दिया। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आर्टरीज दे करके आई हैं उसको। तो यहाँ पे जो ब्लड रिलीज हुआ उसमें से जो ऑक्सीजन रिलीज हुई, दैट ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन। और अब ये ऑक्सीजन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के रिएक्शन करेगी, दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। बट बिफोर दैट, इस ऑक्सीजन के आने से पहले ही साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। इट टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। Cytoplasm is a viscous liquid which is filled inside the cell around the nucleus. इसमें in absence of oxygen एक प्रोसेस होती है जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो ग्लूकोज होता है, सेल में तो ग्लूकोज ही है, कहाँ से आया? जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल हमारा पढ़ रहे थे, हम बात कर रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज।
So that glucose will be absorbed in villi and will be distributed by the blood by the process called assimilation, assimilated to the intercellular spaces. From there this glucose also enters into the cell. तो सेल में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में इसका हुआ ग्लाइकोलिसिस, हाँ, और उसके बाद ये बन गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में. दिस इज नोन एज पायरुवेट एज वेल एज पायरुइक एसिड. ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. सिंप्लीफाइड हो गया मतलब. और जैसा कि हमने अपने वीडियो में देखा था कि जो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन जाएगी और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये पायरुवेट भी जाएगा. ये दोनों यहाँ जाएंगे और यहाँ पर जा कर के इनके बीच में होगा केमिकल रिएक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज 36 ATP इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. 2 ATP बना है हमारे साइटोप्लाज्म में. 2 ATP प्लस 36 ATP दोनों मिलाकर के 38 ATP वी गेट और सेल्स गेट फ्रॉम अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें 38 ATP एनर्जी मिलती है. वाई वी रिक्वायर एनर्जी? वी रिक्वायर एनर्जी टू अकम्प्लिश मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल्स. तो बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं. हम कहते हैं कि 1 ट्रिलियन सेल्स हैं कम से कम, और वो 1 ट्रिलियन सेल्स जो हमारी बॉडी की हैं वो सारी लिविंग सेल हैं, कोई डेड सेल नहीं है. तो एवरी सेल रिक्वायर्स द एनर्जी टू बी प्रोड्यूस्ड, एवरी सेल रिक्वायर्स द एनर्जी फॉर इट्स सर्वाइवल. तो अगर सेल का सर्वाइवल होगा तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल होगा. इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं. तो ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना, ग्लूकोज जो है वो बेसिकली जब यहाँ बन जाता है इसमें पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को बोलते हैं, तो उसमें केवल 2 ATP एनर्जी ही बनती है जो हमने ऊपर दिखाई थी, है ना. जो यहाँ दिखा रहे हैं हम, ये 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में मिली है. माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन हो रही है उसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं. इस क्रेब्स साइकिल में यानी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया जो रिएक्शन हो रही है जिसमें 36 ATP एनर्जी बन रही है आउट ऑफ 38 ATP, वो रिएक्शन क्रेब्स साइकिल कहलाती है. ये ही सबसे ज़्यादा एनर्जी पैदा करने वाली रिएक्शन है. हाँ, इट इज़ अ साइकिल. ये लगातार चलता रहता है और इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एक्चुअली ये बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है. इट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. और फिर हमको 36 ATP एनर्जी बनती है. तो आउट ऑफ 38 ATP मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट इज व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. जो आप छोटी क्लासेस 8th क्लास दोनों 8th और 9th दोनों क्लासेस में पढ़ के आए हो. तो ये ना समझे कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोल रहे हैं, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ही सारी एनर्जी बनेगी. माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनेगी तो मैक्सिमम एनर्जी बनती है. लेकिन कुछ एनर्जी साइटोप्लाज्म में भी 2 ATP आउट ऑफ 38 ATP साइटोप्लाज्म में बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस भी बनी है. तो जो हमारा रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारा है उसको एक्चुअली 3 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं. आपने फ्लो चार्ट देखा हुआ है इसका, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ. हाँ, दिस इज़ द फ्लो चार्ट जिसमें हम कहते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म, उसमें ग्लूकोज विच इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू पायरुवेट विच इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और एनर्जी दैट इज 2 ATP ओनली इज प्रोड्यूस्ड. अब देयर कैन बी 3 पॉसिबल पाथवेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट. तो अगर ऑक्सीजन फुल्ली प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी 36 ATP एनर्जी मिलती है.
अगर ऑक्सीजन बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो, जैसा कि यीस्ट में होता है, यीस्ट इज अ काइंड ऑफ फंगस, तो इथेनॉल, हाँ, C2H5OH, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इसके बारे में हम कार्बन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वो तो यहाँ भी बनती है, हाँ, वाटर की जगह मतलब इथेनॉल बन गया, और एनर्जी यहाँ पे केवल 2 ATP मिलती है, यानी वेरी लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ, इसे फर्मेंटेशन भी बोला जाता है। ठीक, तो फर्मेंटेशन या आपका जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो यीस्ट में हो रहा है वो एक ही बात है। तीसरी एक और कंडीशन हो जाती है, इन आवर मसल सेल्स देयर मे बी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन देयर मे बी लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हम बहुत देर तक मसल्स को बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाते हैं, बहुत ज़्यादा उसका ओवर यूज़ कर लेते हैं, तो कई बार शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है फॉर सम टाइम, दैट इज नोन एज लैक ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे फिर उस शॉर्ट पीरियड में थोड़ा सा एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही रिएक्शन हो जाती है और मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, विच अक्यूमुलेट्स एंड कॉजेज क्रैम्प्स। तो जो क्रैम्प्स होती है या मसल फटीग होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच इज़ फॉर्म्ड इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर कभी ऐसा मसल सेल्स में हो जाए तो हम इसको क्रैम्प्स की सिचुएशन बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये पूरा फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ भी एनर्जी, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जहाँ हुआ है वहाँ पे भी एनर्जी बहुत कम मिलती है ना, केवल 2 ATP एनर्जी वहाँ भी मिलती है। तो जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है वो एक्चुअली इतना ही है। अब आप अगर देखें, कंपेयर करें कि फिशेस में या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्सेस रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ब्रीदिंग इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमको यहाँ पे पता चलती हैं। क्या पता चलेगा कि सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है अक्सर कि फिशेस में रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होगी या कम होगी और क्या रीज़न है। तो ऑब्वियसली उसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होगी क्योंकि उसके सराउंडिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा 5% ऑक्सीजन इन डिज़ोल्व फॉर्म मिलती है। हाँ, एयर में वो 20-21% होता है, तो काफ़ी ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग्स में है, लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता। वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक ऑक्सीजन हो सकती है। तो फिशेस को फास्ट ब्रीदिंग करना पड़ता है, हाँ, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करना पड़ता है जिससे कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन ना हो जाए। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स। गिल्स आर द स्पेशल ऑर्गन्स जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सपोर्ट करते हैं। तो जब गिल्स में से वाटर निकल जाएगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। ठीक है, जो फिशेस होती हैं उनको उतनी एनर्जी की ज़रूरत हालांकि नहीं पड़ती जितनी हमें पड़ती है। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिनको अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना पड़ता है, फिशेस को ऐसा नहीं करना पड़ता। Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. हमारे लंग्स में एल्वियोलाई ये काम करते हैं। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. हमारी बॉडी के अंदर रहे ये सिस्टम ऑब्वियसली, so there have to be passages that will take air to this area. In addition, there is a mechanism of moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. In human beings, air is taken into the body through the nostrils. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage.
The passage is also lined with mucus which helps in this process. From here the air passes through the throat and into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passages does not collapse. ये सब बातें हम कर चुके हैं. Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon-like structures which are called alveoli. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs. हमारी ribs जो है ब्रीद इन के टाइम जब एयर अंदर जा रही है उस समय लिफ्ट अप, मतलब कि वो आउटवर्ड्स जाएगी जिससे कि अंदर वॉल्यूम बढ़ सके और लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो सके. डायफ्राम इज फ्लैटन, ये फ्लैट हो जाता है एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट. वॉल्यूम बढ़ जाता है तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड alveoli. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. During the breathing cycle, where air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. तो ये जो residual volume की बात हमने की थी ये important है, याद रखें. When the body size of animal is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissues. जो respiratory pigment है जैसे हमने बात की थी hemoglobin, and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in the red blood cells, red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is, and hence it mostly transported in the dissolved form in our blood. मतलब हमारे ब्लड के प्लाज्मा के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का लार्ज ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि ऑक्सीजन के लिए हमको आरबीसी हीमोग्लोबिन चाहिए. इफ़ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर पूरे एल्वियोलर सरफेस को खोल दिया जाए तो इट वुड कवर अबाउट 80 स्क्वायर मीटर. ह्यूज. हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज? अगर 80 स्क्वायर मीटर में लंग्स खोल दिए जाएँ तो दे ऑटोमेटिकली शो दैट a large surface area for exchange of gases is provided by this inside the lungs. If this is another very important fact, और ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, सॉरी MCQs के हिसाब से. इफ़ डिफ्यूज़न वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, यदि डिफ्यूज़न के थ्रू ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मूव करे, अगर ब्लड ना हो और एक सेल से दूसरा सेल डिफ्यूज़न पहले एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे करके जाए, तो इट वुड टेक 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टोज फ्रॉम द लंग्स. लंग से हमारी बॉडी के लोएस्ट पार्ट जो कि हमारा टो ऑफ द फुट है वहाँ तक पहुँचने में 3 साल लग जाएगा. डिफ्यूज़न इतना स्लो हो पाएगा क्योंकि बहुत सारी सेल्स हैं. हाँ, तो हीमोग्लोबिन है तो इस वजह से ये बहुत आसानी से हो जाता है. तो ये जो बातें हमने करी हैं ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है. आप चाहें तो इसको दोबारा देख लें और मेन जो वीडियो हमारा है क्लासेस में जाकर के वो देख लें जो हमने पहले देखे थे. ठीक है, तो बाकी बातें हम कल करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से एसोसिएटेड, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में बात करेंगे और इनके फंक्शंस डिस्क्राइब करेंगे. थैंक यू. आप थोड़ा सा पढ़ लेना पहले से, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आए चीज़ें.